हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी आई है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की। तो इसको यहाँ पे AEDO की वैकेंसी है। इसके लिए हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो चलिए, आज हमारा 5वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाया है तो अभी 5 तारीख से और बीते 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक आपको दिसंबर में फॉर्म फिल करने का डेट दिया हुआ है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर किसी कारणवश पहले फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं। और साथ ही इसका जो पेपर है ये आपका 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में हो जाएगा। तो 3 शिफ्ट में ये पेपर होने वाला है। और अब आपके पास 33 से 35 दिन शेष बचा हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए, ताकि अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ जो है रिजल्ट भी आना चाहिए। तो चलिए, आज का अपना ये टेस्ट सीरीज 5वां टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट, उसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पे 5वां टेस्ट प्रैक्टिस सेट अपना जो है इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और साथ ही आप लोग अपने अपने स्कोर भी शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912, 1936, 1947, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1912 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी तथा भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंट का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो है अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। तो बंगाल कब अलग हुआ? 1912 में। उड़ीसा कब बिहार से अलग हुआ? तो ये अलग हुआ 1936 में। और झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 में अलग हुआ। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है? विक्रय वर्धित कर, लाभ वर्धित कर, परिचालन वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ देशों में जिसको सेवा कर, माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है? तो मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत में जो है 1 जुलाई 2017 से GST के नाम से ये कर लागू किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो इसमें से कौन है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो है नहीं लेते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त चारों जो हैं ये यहाँ पे भाग नहीं लेते। निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। और विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, न निर्वाचित न मनोनीत। तो यहाँ पे जो है चारों जो है नहीं शामिल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, BP सिंह, या फिर चंद्रशेखर? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो PM पद संभालने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पद पर नहीं रहे थे। मोरारजी देसाई 1952 में बम्बई, चरण सिंह जो है 1967 में उत्तर प्रदेश, एवं BP सिंह 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये तीनों आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ में पूछा गया है कि कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना, यहाँ पे बिना दिया हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री बना, तो ये चंद्रशेखर जी थे। और कौन से नंबर के भारत की ये प्रधानमंत्री थे? तो 8वें नंबर के थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लौह, सिलिकॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना यह हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के भूपटल पर लगभग 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के भूपटल में, किंतु उसमें 8 तत्व ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो कि 46.8% पाई जाती है पृथ्वी के भूपटल में। यहाँ पे भूपटल की बात
हो रही है वायुमंडल की नहीं। वायुमंडल में तो 20 पॉइंट कुछ % जो है ये पाई जाती है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपटल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 46.8% है। और उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है और फिर लोहा पाया जाता है। अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे अधिक भूपटल में, अगर एक सीक्वेंस से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम होगा और फिर लोहा की मात्रा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी ... में है। तो कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है। इस जनपद में मानव सभ्यता तिथि 4000 वर्ष पूर्व तक पहुंचती है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृत का अस्तित्व नियोलिथिक सेल्ट की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो सकती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो ये जो स्वरूप था ये 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से फरवरी 1918 ईस्वी में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा ने किसानों को जमींदारों तथा तल्कोदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया था। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के तहत जमींदारों तथा तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, यानी कि नाई उनका बाल नहीं काटते थे और धोबी जो है उनके कपड़े नहीं धुलते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो इसमें बिहार का जो अंतिम रेलवे स्टेशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पूर्वी रेल जोन का अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जापुर चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है ये सीमा साझा नहीं करता है, किससे, तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, नेपाल से नहीं करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार के जो है 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया, ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल, पटना, वैशाली, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पटना, वैशाली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये जोड़ा ऐसा है जो कि बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे पटना वैशाली जोड़ा बिहार के दक्षिण भाग क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, से सभी यहाँ पे मेल खाते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं। नवादा, जमुई, गया, कैमूर, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर में। कैमूर में जो है धारवाड़ चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। तो ये नेतृत्व दिया गया था किसके द्वारा, तो कुंवर सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के निवासी थे, तो जगदीशपुर आरा के निवासी थे। ऑप्शन ए सही आंसर। आरा यानी कि भोजपुर का मुख्यालय जो है ये आरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। यानी कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, उनका नाम बताना है। तो इनका यहाँ पे जो नाम है ये हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन तथा कार्यानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता प्रदान की गई। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राय बहादुर सतीश चंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो भारत सरकार 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? एआई, डीपफेक, चैटबॉट, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन और इटली ने। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो मायोपिया जो है आंख से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मायोपिया को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया को कहा जाता है हिंदी में निकट दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मायोपिया में होता है क्या कि नज़दीक की वस्तुएं तो आपको साफ दिखाई देंगी, लेकिन आप दूर की वस्तुएं एक निश्चित दूरी के बाद आप जो है साफ रूप से नहीं देख पाते हो। तो इसके लिए आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है और यहाँ पे इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? पादप वर्ग की, पारिस्थितिकी, पादप कार्य की, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप कार्य की। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्य यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कार्य से पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्य के जनक जो है स्टीफेन हेल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? तो गाजर का नारंगी रंग इस कारण होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो यहाँ पे जो है कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण जो है रंध्र खुलते एवं बंद होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। स्टोमेटा, जिसको रंध्र कहा जाता है, का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में होता है? तो मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाली उत्प्रेरक को बताइए। तो शरीर के अंदर जो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ने वाले उत्प्रेरक को डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचन एंजाइम्स कहते हैं। पाचन एंजाइम खाए गए भोज्य पदार्थ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं जो पोषक तत्वों को ऐसे पदार्थों में बदल देते हैं जिन्हें आपका पाचन तंत्र अवशोषित कर सकता है। कुछ मुख्य पाचक एंजाइम जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज इत्यादि हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम यहाँ पे कोबालमिन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे थायमिन जो है ये इसका नाम विटामिन B1 हो जाएगा। नियासिन जो है ये विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी याद रखिएगा, विटामिन B12 को कोबालमिन कहा जाता है। और इसकी कमी से जो गंभीर रूप से रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया होता है वो हो जाता है। तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है और इसका रासायनिक नाम कोबालमिन है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये यहाँ पे हो जाएगा सुक्रालोज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। एस्पार्टम, सैक्रिन, एलिटेम ये सब भी स्वीटनर हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये विशेषता दी गई है ये ऑप्शन सी सुक्रालोज की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो इसका जो पीएच मान होगा ये 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो यदि किसी विलयन का मान जो है 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से प्लस होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 से माइनस होगा तो वो अम्लीय होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका, हल्दी, खाने का सोडा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो है ये क्षार का सूचक है और इसका पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान इसका 7 से अधिक हो जाएगा क्योंकि ये क्षार यानी कि बेस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जो है क्लोरीन गैस की क्रिया से यहाँ पे विरंजक चूर्ण जो है बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये अम्ल जो है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में यह प्रायः पौधों की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह जो है मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो इनमें से क्षार में जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सिरके की समान होती है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल जो है यह सिरका का ही रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसे व्यापारिक स्तर पर क्या कहते हैं? तो इसे व्यापारिक स्तर पर याद रखिएगा पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। लिग्नियस अम्ल भी कहा जाता है, पायरोलिग्नियस अम्ल। तो यहाँ पे इसका व्यापारिक नाम जो है सिरके एस्टिक अम्ल को इसको पायरोलिग्नियस अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसमें से जो आवेशित कण है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अल्फा कण। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी होती है। तो एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर, सॉरी नाभिक दूरी पूछा गया है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकस लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो ये होता है बैगनी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित यानी कि रिफ्रैक्ट्स होता है। इसका कारण निम्नलिखित है, बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि इसकी गति जो है यह प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। तो इसी कारण जो है बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डाट डाट के नाम से जाना जाता है। तो इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ई इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई है कूलाम, वोल्ट, वाट, एम्पियर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है अमीटर से मापी जाती है। इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अमीटर। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जो उपकरण प्रयोग होता है माइक्रोस्कोप है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज क्या है? तो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला उपकरण इलेक्ट्रोस्कोप है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो है यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण है। और स्टेथोस्कोप जो है यह हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दाल का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में दालों का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, लेकिन फिर भी यहाँ खपत इतनी ज़्यादा है कि इसको आयात भी करना पड़ता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1997 से 2002 थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2002 से 2007 जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, और 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 2000 जो है 12 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, लेकिन उसके पहले ही योजना आयोग को ख़त्म करके और नीति आयोग 2015 में लाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे? तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO द्वारा संकलित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस ड्यूरेशन CSO द्वारा ये आंकड़ा एकत्रित किया जाता था। तो अब जो है यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती थी। वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO को सौंप दिया गया है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है NSO द्वारा अब ये काम किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन NSO करता है अब, और CSO एवं CSO प्लस NSSO इनको मिला करके ही 2019 में NSO बनाया गया। 2019 में NSO बना। तो अब राष्ट्रीय आय का आकलन अगर यहाँ पे आपको NSO ऑप्शन में हो तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया? गुजरात, असम, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय GNI को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक मिथक है? ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपाध्याय नहीं, यहाँ पे उपाध्याय होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब? तो 1977 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायती राज संरचना का संचालन ये करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग गठित करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग होता है ये एक संवैधानिक संस्था है। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? 243 आई में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल? उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायत राज संस्थाएं हैं, जिनका नाम है ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। जबकि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में व्यवस्थाएं जो है लागू हैं। अतः नागालैंड, मेघालय व मिजोरम में पंचायत, जैसे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पे अलग अलग संस्थाएं लागू हैं। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तो ना नागालैंड में है पंचायत, ना मिजोरम में है और ना ही मेघालय में, केरल में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि पंचायत व्यवस्था कहाँ नहीं है, ऑप्शन ई सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा एक सही नहीं है? तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत। धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति के पद पर।
तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। ऑप्शन ए सही आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले चुनाव आयुक्त का नाम है? तो इनका जो नाम है ये है अरुण गोयल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? सोमनाथ चटर्जी, पीएम सईद, इंद्रजीत गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे अधिक समय तक जो है लोकसभा सदस्य थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, वाद तथा कार्यवाही से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। तो देश को क्या बनाता है? तो ये बनाता है एक संघ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है इसमें कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अग्रहित क्षेत्रों का समावेश जो है करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य स्थित है? तो ये स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन बी सही आंसर। अम्ल वर्षा के घटक हैं? तो यहाँ पे अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके HNO3 और H2SO4। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है समानता 4.2 से और 4.4 का जो pH मान होता है, इसके क्षेत्र में जब कोई वर्षा और उसका पानी का pH होता है तो उसको मान लिया जाता है कि ये अम्ल वर्षा है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट जिले में स्थित है? तो उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा के यहाँ पे जो है मयूरभंज जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ये गोवा में स्थित है, गोवा में है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा जो है रेड लिस्ट जारी किया जाता है, जो कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं के जो संकटग्रस्त प्रजातियां रहती हैं उनके लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो यहाँ पे 10% ऊर्जा अवशोषित होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको किसका नियम कहते हैं? तो इसको जो है लिंडमैन का नियम कहा जाता है। लिंडमैन का नियम, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है सहरसा जिले में है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? संथाल, कोल, भील, गोंड। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भील। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई? तो ये 1872 में प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको नियमित कर दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे आल्प्स जो है ये कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भारत की है। एंडीज जो है ये कहाँ की है? तो एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की है पर्वत श्रृंखला, और रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पे सऊदी अरब करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जो है ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कैलिफोर्निया प्रदेश से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल के कोष सबसे ज़्यादा जो है ये वेनेजुएला में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है ये कौन सा है? तो ये शुक्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है एक खगोलीय इकाई होती है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 43 किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो यहाँ पे जानिएगा, आप देखते होंगे ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा पृथ्वी का, और ये हो जाएगा साउथ पोल। तो ये इसकी बात हो रहा है कि ये यहाँ पे कितना है ध्रुवीय व्यास? तो ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है जबकि ये यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को यहाँ पे विषुवतीय व्यास कहा जा रहा है, और इसकी जो लंबाई है कितनी है? तो 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है विषुवतीय व्यास अधिक है और ध्रुवीय व्यास जो है ये कम है। अगर ऐसे कथन में भी दे देता है तो भी याद रखिएगा कि ध्रुवीय व्यास जो है, पृथ्वी चपटी है तो ध्रुवीय व्यास कम है, और जो यहाँ पे विषुवतीय व्यास है वो अधिक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना जो है अधिक है, तो वही 12,756 ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखीय व्यास है, और 12,714 जो है ये ध्रुवीय व्यास है। तो 56 में से 14 घटाएंगे तो 43 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रिसड़ा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रिसड़ा कहाँ पे? तो ये कलकत्ता में जो है स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब? 1855 में। 1855 में जो है प्रथम जूट उद्योग कोलकाता के रिसड़ा में खोला गया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं? तो ये जंगल जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों के पौधे हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक में पाए जाते हैं, यानी कि केरल, पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक एवं केरल दोनों में पाए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये वांछित जो प्रतिशत है ये होना चाहिए आपका यहाँ पे 33%। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? श्योक, झेलम, लिद्दर, चिनाब, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी लिद्दर। तो कश्मीर में पहलगाम जो है ये लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। कच्छ कहाँ पे स्थित है? तो कच्छ जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? अजंता, सतपुरा, अन्नामलाई, नीलगिरी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नीलगिरी पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोदा बेट्टा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दोदा बेट्टा जो है किस राज्य में स्थित है, ये भी अगर पूछ ले एग्जाम में तो जानते रहिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का जो है अंत किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो नील दर्पण के रचयिता जो हैं ये हैं दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम जो है आनंद मठ है, जो कि सन्यासी विद्रोह पर जो है आधारित है। और इसी आनंद मठ से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको वंदे मातरम कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये आनंद मठ से ही लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये नील आंदोलन पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फूले, करसनदास मूलजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर। एक में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत जनरल जो है प्रकाशित किया था। कब? तो 1924 में। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय जी हैं, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साइमन कमीशन साइमन कमीशन का प्रतिरोध करते समय, उसका विरोध करते समय वो अंग्रेज़ों की लाठियों से जो मरने वाले पहले व्यक्ति थे वो भी लाला लाजपत राय जी ही थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1856, 1858, 1859, 1860। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1858 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? तो ये माना जाता है 1857 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसमें से कौन सा कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये बिल्कुल कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी था। भत्ते की रोकथाम, ये भी यहाँ पे था। अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कारण नहीं था, तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम जो था यह था शाह जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो अष्टप्रधान जो थी ये छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री जो है क्या कहलाते थे? तो ये सुमंत कहलाते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 8 मंत्रियों का हम उल्लेख कर दे रहे हैं, क्या पता क्वेश्चन पूछ ही ले यहाँ से। तो पेशवा होते थे पहले, जो कि राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य होते थे, इनको वित्त या राजस्व मंत्री कहा जाता था। वकियानबीस जो होते थे ये गृह मंत्री होते थे। और सचिव जो होते थे ये राजकीय पत्र व्यवहार के मंत्री होते थे। दरबीर या सुमंत जो होते थे ये विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन तथा रसद का प्रबंध करते थे। पंडित राव जो होते थे ये मुख्य विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व देखते थे। और न्यायाधीश जो होते थे ये न्याय का कार्य देखते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता। खराज, खुम्स, उस्र या फिर मुक्तई। तो ये खम्स जो है ये क्या होता था, तो ये लूट का धन होता था, ये भूमि उत्पाद पर नहीं लगता था। बाकी खराज, उश्र और मुक्तई ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगते थे, जबकि खम्स जो है यह लूट के धन पर लगता था। ऑप्शन बी सही आंसर। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो ये रहला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो दौलताबाद में की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है, तो बद्रीनाथ धाम जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो महापुराणों की संख्या जो है 18 मानी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महापुराणों की संख्या 18 है, संस्कार जो है यह 16 है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेद जो है 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पे 23वां पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये क्या था, तो सर्प फण, यानी कि सांप का जो फन है, सांप जो अपना फन फुलाए रहता है, वो प्रतीक जो था ये पार्श्वनाथ का था। और महावीर स्वामी का क्या था, तो महावीर स्वामी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ये सिंह यानी कि शेर था। और ऋषभनाथ का, तो ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये वृषभ यानी कि बैल है। ऋषभनाथ पहले हैं जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, और पार्श्वनाथ जो है ये 23वें हैं, और महावीर स्वामी 24वें हैं। तो याद रखिएगा 23वां पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या फिर बौद्ध धर्म। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक पूछा गया है। अगर यहीं पे त्रिरत्न पूछा जाता तो ये जैन धर्म हो जाता, लेकिन त्रिपिटक पूछा गया है तो ये बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये पिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 जो है पिटक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्रम आता है। बाकी 3 बुद्ध धर्म में भी 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ पे त्रिरत्न पूछा गया है और बाकायदे दिया गया है कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, तो ये जैन धर्म के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है याद रखिएगा बुद्ध, धम्म और संघ है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे स्थूलभद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जैन संगीत की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे स्थूलभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालान, फोर्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मल्लों की राजधानी पावापुरी में इनका जो है क्या हुआ था, तो इनका मोक्ष इनको प्राप्त हुई थी महावीर स्वामी जी को। ऑप्शन सी सही आंसर। तो ये रहे 100 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।